जय हिंद दोस्तों। पुराने वीडियो में हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, पॉइंट्स टू रिमेंबर का। अब हम नेशनल अफेयर्स से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को हम एक दिन में कंप्लीट कर पाएँ। इसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें से कि पहला टॉपिक जो है हमारा पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स को लेकर है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं होंगे उनको हम स्किप करते जाएंगे। जो की पॉइंट्स हैं डिस्कशन के लिए वही हम अपने वीडियो में रखेंगे, जिससे कि वो प्रिसाइज्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन कर आए। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने सारे ही डॉक्यूमेंट्स कवर कर लिए थे। यहाँ पर उनका एलैबोरेशंस दिए गए हैं, तो जो भी एलैबोरेशंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उनको नोट डाउन कीजिएगा। सो द फर्स्ट न्यूज़ हियर इज़ अबाउट द आप पार्टी। उसको नेशनल स्टेटस मिल गया है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि आप पार्टी को 10 अप्रैल को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था और उसी दिन 3 पार्टी से नेशनल स्टेटस वापस ले लिया गया था। इसके बनने से पहले टोटल 8 पार्टीज़ थी जिनके पास नेशनल स्टेटस था, 3 से वापस लिया गया और 1 को दिया गया। तो अभी अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल कितनी पार्टीज़ हैं जिनको नेशनल स्टेटस दिया गया है, सो दे आर 6 पार्टीज़। तो अप्रैल 10, 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रू कर लिया था नेशनल पार्टी का स्टेटस तृणमूल कांग्रेस से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से। साथ ही साथ उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था आम आदमी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी। सो हियर कम्स द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज एज 6। आपको जो नेशनल पार्टी बनाने का क्राइटेरिया है उसमें आपने 4 राज्यों का क्राइटेरिया को कंप्लीट किया था। बिसाइड्स दिल्ली, गोवा एंड पंजाब, आप गुजरात में भी एक स्टेट पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई थी 2022 के इलेक्शंस में, और वहाँ उसने 12.92% ऑफ द वोट्स को सिक्योर किया था। सो एट प्रेजेंट इंडिया के पास 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। फर्स्ट इज़ आम आदमी पार्टी विच हैज़ बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, देन बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, INC एंड नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। सो अर्लियर दिस वाज द लेटेस्ट पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट की पहली पार्टी थी, बट अभी जो लेटेस्ट पार्टी हो गई है, जो ऐड हो गई है, दैट इज़ द आप। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी, क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए? तो ECI जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन सिम्बल्स 2019 हैंडबुक है, उसके हिसाब से अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल पार्टी। कुछ क्राइटेरियाज उनको फुलफिल करने होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है इफ़ इट हैज़ वन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स। तो अगर लोकसभा में उन्होंने एटलीस्ट 2% टोटल सीट्स उन्होंने जीत ली हैं फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। सो द मेन कीवर्ड इज 2% ऑफ द सीट्स फ्रॉम 3 states. Second one is if its candidates polled at least 6% of total valid votes in any of the 4 or more states in the last Lok Sabha or the Assembly elections and has at least 4 MPs in the Lok Sabha polls. तो अगर जो कैंडिडेट्स हैं उन पार्टीज़ के उन्होंने 6% टोटल वैलिड वोट्स लिए होंगे 4 या 4 से अधिक राज्यों में, साथ ही साथ उनके 4 MPs लोकसभा पोल्स में चुने गए हों। दिस इज़ द सेकेंड क्राइटेरिया। द थर्ड क्राइटेरिया इज़ अगर उसको 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में रिकॉग्नाइज पार्टी का स्टेटस मिल गया होगा। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनके आधार पे किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जा सकता है। सो दिस वाज द होल न्यूज़ अबाउट द नेशनल पार्टी स्टेटस। सेकेंड न्यूज़ फॉर टुडे इज इंडिया गेट्स 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो चीता एज यू नो कि बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है लास्ट ईयर से। सो यू शुड नो ऑल अबाउट द चीताज। अब हमें ये देखना है कि ट्रांसलोकेट कब हुए थे, डेट्स भी हमको याद रखनी है, कहाँ से लिए थे ये भी डेट याद रखनी है, और कहाँ पर भेजे गए हैं ये भी हमको ध्यान रखना है। सो द ट्रांसलोकेशन वॉज डन, द सेकेंड ट्रांसलोकेशन वॉज डन ऑन February 18th, 2023। फर्स्ट हमने पढ़ा ही था पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि नमीबिया से लिए गए थे। सेकेंड भी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स यहाँ से लिए गए हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड द थर्ड इज़ ये भी ट्रांसलोकेट किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। इंडिया की अगर बात करें तो 1952 में चीताज़ को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इससे पहले September 17, 2022 को 8 चीते लाए गए थे इंडिया फ्रॉम नमीबिया, बट सेम प्लेस पे लाए गए थे। तो आपको ट्रांसलोकेशन की प्लेस डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट ट्रांसलोकेशन नमीबिया से किया गया था कूनो में, सेकेंड ट्रांसलोकेशन साउथ अफ्रीका से किया गया है कूनो नेशनल पार्क में।
Out of these 8 cheetahs, Sasha, a female cheetah, died due to the kidney infection. तो इसकी मृत्यु हो जाती है साशा की मार्च 27, 2023 को. इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ने ये भी ट्वीट किया था दैट 4 cubs हैज़ बीन बॉर्न. तो इन चीताज से 4 cubs भी बॉर्न हुए थे विच हैज़ बीन बॉर्न इन 6 किलोमीटर एनक्लोजर टू द कूनो नेशनल पार्क. Fine. So you have to remember the translocation area, Kuno National Park, which resides in Madhya Pradesh, and they have been transferred from, the first phase has been transferred from Namibia, और second जो हम phase लेकर आए थे वो हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाया था. Simple objective, it has been simple because it has been declared extinct from India. इसीलिए चीता की population को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है. चीता की बात करें तो चीताज इन द वाइल्ड बोथ मेल एंड फीमेल हैव एन एवरेज एज स्पैन ऑफ 10 to 12 ईयर्स. तो भाई 10 से 12 साल का इनका एज स्पैन रहता है. जेस्टेशन पीरियड जो होता है चीता का वो 93 डेज़ का होता है. एंड लिटर्स रेंज इन द साइज फ्रॉम 1 or 2 up to 6 cubs. तो 6 cubs तक जनरली ये जन्म दे सकते हैं. चीता वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है एंड 110 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पकड़ने का इसका capability होती है just over 3 seconds. The African cheetah with several subspecies occurring in different African countries is listed as vulnerable. African cheetah जो हमने यहाँ पर translocate किया है that is listed as vulnerable in the IUCN list, but as far as India is concerned, India में cheetah का status extinct है because after 1952 cheetahs in the wild were not visible. So this is all about cheetah. The next news here is about the 83rd All India Presiding Officers Conference. So this was held in Jaipur on January 11 or 12, 2023. And this conference was presided over by Lok Sabha Speaker Shri Om Birla ji. Apart from this, earlier this conference was held in Rajasthan in the year 2011. So this is the 4th time this conference is going to be held in Jaipur. चौथी बार ये जयपुर में हुई है अभी तक और लास्ट जो राजस्थान में हुई थी वो 2011 में हुई थी. अगर हम इस मीटिंग की इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस AIPOC ये एपेक्स बॉडी है लेजिस्लेचर्स की एंड इसको 100 साल इसने कंप्लीट किए थे 2021 में. Prime Minister Narendra Modi addressed the inaugural session of this AIPOC in 2021 and this 100th session जो 100वां सेशन हुआ था इसका वो शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था. साथ ही साथ ये भी याद रखना है हमें कि इसका जो पहला सेशन या पहला कॉन्फ्रेंस हुई थी ये भी शिमला में हुई थी 1921 में. सो 1921 में जो स्टार्टिंग इसकी हुई थी वो शिमला से हुई थी एंड द 100th ईयर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड अगेन इन शिमला इन 2021 एंड फॉर दिस ईयर 2023 ये कॉन्फ्रेंस जयपुर में होती है. And this is the 4th time this conference has been held in Jaipur. Next news is about the ST status of the Gond community in the 4 districts of UP. तो यूपी की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में गोंड कम्युनिटी को ST स्टेटस मिला है. ये हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी देखा था एंड अगेन द सेम न्यूज़ इज़ हियर. सो लेट्स हैव अ लुक एट द 4 districts of the UP where this Gond community has been given the status of the ST. That is the Sant Kabir Nagar, Sant Ravidas Nagar, Chandoli and Kushinagar. So this bill was passed by Lok Sabha in April 2022 and it will ensure the inclusion of the Gond community in the scheduled tribe list in the 4 districts of UP. So ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे यूपी में गोंड कम्युनिटी को ST स्टेटस मिला है. आपको ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखनी है. संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली एंड कुशीनगर. Next news here is about the assembly elections of 2023. So the first election was held in Tripura Legislative Assembly election. 16 फरवरी को इलेक्शन होता है एंड त्रिपुरा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे 60 मेंबर्स हैं. सो आपको काउंटिंग वगैरह की डेट याद नहीं रखनी, ये आप स्किप कर सकते हैं. बट अगेन you have to remember that which party came into power. So BJP has come into power once again and 32 सीट्स की मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने वहाँ पे जो पार्टी जीती है. इसके अलावा आपको पार्टीज़ के किस पार्टी ने कितनी सीट्स पैक की हैं यू डोंट हैव टू रिमेंबर. बट इफ़ देयर इज़ समथिंग एल्स अबाउट द फर्स्ट, जैसे कि 2 विमेन यहाँ से चुनी गई हैं, वो सब आपको याद रखने की ज़रूरत है. सो लाइक बीजेपी लीडर मानिक शाह ये चीफ मिनिस्टर बन गए त्रिपुरा के फॉर द सेकेंड टाइम ऑन 8 मार्च 2023. सो त्रिपुरा का जो इलेक्शन हुआ था असेंबली इलेक्शन
वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है एंड मानिक साहा इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द त्रिपुरा। अगेन 60 मेंबर्स हैं इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, सो ये भी आपको याद रखना है। ये मैच मेकिंग में जितने भी रीसेंट आपके डेवलपमेंट्स होते हैं अबाउट द असेंबली इलेक्शंस, ये मैच मेकिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द मेघालय लेजिस्लेटिव इलेक्शन। तो अगेन मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 60 मेंबर्स हैं एंड 81.57% वोटर टर्नआउट यहाँ पे रहा था। सो इनके जो वोट्स काउंट हुए थे 2 मार्च 2023 को हुए थे एंड कॉनरेड संगमा, सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन चीफ मिनिस्टर बने। सो कॉनरेड संगमा वॉज सोन इन द मेघालय चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड सक्सेसिव टर्म। त्रिपुरा में भी मानिक शाह का सेकेंड सक्सेसिव टर्म ही रहा है, सेकेंड टर्म रहा है, और कॉनरेड संगमा का भी सेकेंड सक्सेसिव टर्म रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2023। The Nagaland Legislative Assembly election was held in Nagaland on the February 27, 2023, and here again the members of the Legislative Assembly are 16 numbers. The ruling NDPP BJP has retained power in Nagaland election with two parties having secured 33 seats in 60 member assembly. इसके अलावा नागालैंड में एक जो स्पेशल चीज़ इस बार हुई वो ये हुई, आई एम सो सॉरी मैंने त्रिपुरा में बोल दिया था कि वहाँ 2 महिलाएं चुनी गई थी, बट दिस हैज़ बीन डन विद नागालैंड। नागालैंड में इलेक्ट in the history of Nagaland, it elected women lawmakers for the first time ever. The first women elector was, the first women who was elected is Salotono Cruz, and the other women is Hekani Jakhalu. I'm again sorry अगर मेरा pronunciation इसके लिए सही नहीं है. Actually my throat is also not well, इसीलिए मैं point to point ही सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ. So Hekani Jakhalu and Salotono Cruz, ये तो महिलाएं हैं जो इन द हिस्ट्री ऑफ मेघालय चुने गए हैं, नागालैंड ये चुने गए हैं। एंड द नागालैंड पॉलिटिकल स्टालवर्ट नेफ्यू रियो, सो अगेन यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बन गए हैं नेफ्यू रियो। सो मेजर आपको दोबारा हम देख लेते हैं जो आपको चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि कितने मेंबर्स हैं असेंबली में। सो इट वुड बी ईजी फॉर यू बिकॉज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड TMN में आपका इलेक्शन हुआ है और तीनों में ही 60 मेंबर्स हैं, त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड। अगेन त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है मानिक शाह, मेघालय में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है कॉनरेड संगमा, और नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। नाउ नेफ्यू रियो 5th स्ट्रेट टर्म इनका है, 5वीं बार ये यहाँ के CM बने हैं। एंड नागालैंड में एक और चीज़ हुई है जो हिस्टोरिकल है, दैट इज़ 2 women in the history of Nagaland assembly elections have been elected. तो पहली बार कोई 2 महिलाओं को यहाँ पे चुना गया है। The first is Salotomo Cruz and Hekani Jakhalu. So this is all about the assembly elections recently held in the northeastern states. The next news comes about Kerala becomes the first state to use robotic scavengers to clean the manholes. You just have to remember simple thing. You don't have to go into the details. आपको याद रखना है कि बांदीकूट और बैंडीकूट और whatever the pronunciation it occurs, ये केरला ने पहला रोबोटिक स्केवेंजर बनाया है मैनहोल्स को क्लियर करने के लिए। एंड दिस इज़ द ओनली न्यूज़ विच कुड बी आस्क्ड। और इसको किसने बनाया है? सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय केरला बेस्ड जेन रोबोटिक्स। जेन रोबोटिक्स को रिसेंटली केरला प्राइड का अवार्ड भी मिला है एट द हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द केरला स्टार्टअप मिशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रोबोटिक स्केवेंजर्स। यू शुड रिमेंबर द नेम बैंडिकूट। क्या है ये? बैंडिकूट एक रोबोटिक स्केवेंजर है। किसने स्टार्ट किया है? सो इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय केरला गवर्नमेंट और केरला बेस्ड जेन रोबोटिक्स। नेक्स्ट इज़ मोढेरा। अगेन 1-liner थिंग, मोढेरा आपको याद रखना है सिंपली। मोढेरा क्या है? इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है ये, फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। ना मोढेरा हैज़ अ हिस्ट्री, मोढेरा हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री है जुड़ी हुई है मोढेरा के साथ। तो पहली चीज़ जो रिसेंट अभी मॉडर्न टाइम्स में हुई है, इट इज़ दैट इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बन गया है ये। एंड इसके लिए जो प्रोजेक्ट इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट डेडिकेट किए थे 3900 करोड़ के टू द नेशन इन मोढेरा। ड्यूरिंग द ओकेजन PM ऑल्सो डिक्लेयर्ड विलेज मोढेरा एज द इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। अब सोलर पावर्ड विलेज की बात करें तो ये ऐसा विलेज है जो कि नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर बन गया है, और ये पहला मॉडर्न विलेज होगा जो कि सोलर बेस्ड अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, सोलर पावर्ड
ultra modern electric vehicle charging station, and it is India's first grid connected megawatt hours scale battery energy storage system. तो बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट हो रही हैं यहाँ पे भाई. पहला मॉडर्न विलेज है जिसमें सोलर बेस्ड व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा. पहला ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट आवर्स स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी है ये, और इंडिया का पहला ही 24/7 पावर्ड विलेज है ये. मोढेरा की हिस्ट्री की बात करें तो मोढेरा इज़ फेमस फॉर द सन टेम्पल विच वॉज बिल्ट बाय किंग भीम फर्स्ट एंड ही बिलोंग टू चालुक्य डिनेस्टी. सो सन टेम्पल है तो ऑब्वियसली गॉड सन के ऑनर में ही इसको बनाया जाएगा. इट इज़ इन द महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुष्पवती. तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको याद रखनी होती हैं हमेशा से. कौन सी नदी के किनारे है, किस राजा ने इसको बनवाया था, वो कौन सी डिनेस्टी को बिलोंग करते थे, किस फेज़ में बना है ये. इसके अलावा 2014 में मोढेरा सन टेम्पल जो था उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी ऐड किया गया था. It enjoys the same significance as the other two well-known sun temples in Kashmir, that is the Martan temple, and in Odisha, that is Konark Sun temple. So they also hold some history of the past. Likewise, Modhera भी उतनी ही history को cover करता है. So this is all about Modhera. It has become the first solar-powered village. Also, the Modhera temple is famous as the Sun temple. Next is Thantai Periyar Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu. So, to mitigate the effects of the climate vagaries on the coastal system, तमिल नाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिसेंटली तमिल नाडु कोस्टल रेस्टोरेशन मिशन. सो उनका जो स्टेट बजट उन्होंने अभी अनाउंस किया था उसी के अंतर्गत एक मिशन अनाउंस किया है उन्होंने, तमिलनाडु कोस्टल रेस्टोरेशन मिशन. मिशन इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड विद द वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस. तो वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के साथ इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. अगेन कीवर्ड्स पे आपको सारे कीवर्ड्स पे ध्यान देना है. किसकी मदद से हो रहा है? वर्ल्ड बैंक की मदद से हो रहा है. कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है. एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका 2000 रुपये है. अगले 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है. और ये क्या करेंगे? ये सी इरोजन को प्रिवेंट करेंगे, मरीन पोल्यूशन को कम करने में सहयोग करेंगे और मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाने में भी सहयोग करेंगे. थांटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अनाउंस की गई थी इसी साल के बजट में 2023-24 में. और कितने एरिया में ये फैली है? अराउंड 80,576 हेक्टेयर एरिया में फैली है. तो आप लोग पूछेंगे कि भाई ये सब चीज़ें सारी डिटेल्स याद रखनी? नहीं, इतनी माइन्यूट डिटेल्स हमको याद नहीं रखनी है ऑब्वियसली, बट एक नज़र जाती है उन पर. तो कभी अगर ये क्वेश्चन आपके भूले बिसरे फंसता भी है सो यू माइट एक्चुअली क्विक, आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो. हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए बट यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर. सो आपको जो मेन चीज़ें इसमें याद रखनी है वो आपको याद रखना है कि कहाँ पर है. इट इज़ इन तमिलनाडु. असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक. क्या क्या करेंगे? मरीन पोल्यूशन को कम करना, सी इरोजन को रोकना और मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. अगले 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है. साथ ही साथ ये 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी तमिलनाडु में, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ये लिंक करेगा. सो इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूपीएससी में कभी कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रिसाइज फॉर्म में आ जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थांटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई थांटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है. सो दिस कुड बी अ सिंपल क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पिकअप किया गया होगा एंड यू जस्ट हैव टू आंसर दैट. और सारे ही साउथ इंडियन स्टेट्स जनरली ये लोग दे देते हैं तो इट्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कंडक्ट. तो आपको याद रखना है कि दिस इज़ इन तमिलनाडु. नेक्स्ट इज 17th प्रवासी भारतीय दिवस. सो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन. ये कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहाँ हुआ था. इंदौर में हुआ था. प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी यहाँ पर रिलीज़ किया था. सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं. ये पोस्टल स्टैम्प इन्होंने रिलीज़ किया था मोदी जी ने. इसके अलावा इन्होंने पहला डिजिटल पीबीडी एग्जीबिशन भी लॉन्च किया था जिसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इस जो पीबीडी की जो ये थीम थी, द कन्वेंशन इज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल. एक्सक्यूज मी फॉर माई थ्रोट. Over 3,500 diaspora members from nearly 70 different countries, they have registered for this PBD convention, Pravasi Bharatiya Divas convention.
अब आपको यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी थी। पहली, ये कहाँ हुआ था। दूसरा, ये जो पोस्टल स्टैम्प है, हो सकता है कभी थोड़ा सा टिपिकल देने के लिए, बनाने के लिए पूछ लें कि भाई सुरक्षित जाएँ, परीक्षित जाएँ, ये जो स्टैम्प है कहाँ रिलीज़ किया गया। बट द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये याद रखना है कि चीफ गेस्ट कौन थे यहाँ पर। सो चीफ गेस्ट वॉज डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ गुआना। एंड यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो थे मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। सो गेस्ट ऑफ ऑनर अलग हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, बट चीफ गेस्ट अलग हैं जो कि गोवाना के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रवासी भारतीय दिवस। आई होप आपको पता होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। द नेक्स्ट न्यूज़ हियर इज़ मणिपुर संगाई फेस्टिवल। संगाई फेस्टिवल है, एज वी ऑल नो कि संगाई कहाँ पर पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बोला था कि दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। सो संगाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ मणिपुर में। सिंपल है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, बिकॉज दिस वुड बी अ वेरी लो लेवल ऑफ क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड, बट थीम पूछी जा सकती है। सो बिकॉज थीम थोड़ी सी अट्रैक्टिव थीम है इसकी। सो फेस्टिवल ऑफ वननेस इसकी थीम थी। द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल। मणिपुर का स्टेट एनिमल संगाई है, या फिर इसको ये ब्रो एंटलर डियर भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है। इसका कॉमन नेम संगाई है, या फिर इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज ये फुमड़ीज़ जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसमें फुमड़ीज़ होती हैं, विच आर द लिविंग हेरिटेज, उसके ऊपर ये रन करता है। सो इट फील्स लाइक ही इज़ डांसिंग बिकॉज वो फ्लोटिंग है पानी के ऊपर। अगर उसके नीचे पैर जाएगा तो वो पानी में जा सकता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्लोटिंग नेचर ऑफ दोज फुमड़ीज एंड द डियर मूविंग अराउंड इट, इसीलिए उसका नाम डांसिंग डियर पड़ गया है। स्टेटस की बात करें तो स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है ये। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है, और IUCN की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। सो यू कुड रिमेंबर इट बाय ई संगाय। दिस आई यूज टू डू। सो दिस बिकम्स अ क्वाइट रिलेटेबल टास्क कि जब बहुत सारे आपके पास स्पीशीज़ आ जाती हैं, आपको याद करना होता है कि कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है। एंड दिस इज़ अगेन आई वुड से कि ये यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट एरिया भी होता है कि उनको इसमें मज़ा आता है पूछने में। आई एम सो सॉरी आई स्क्रॉल्ड ऑल दिस। सो यू शुड रिमेंबर कि भाई कोशिश कीजिए, आप अपना निमोनिक्स भी बना सकते हैं। मेरा कोई निमोनिक्स नहीं था, बट हाँ मेरी कोशिश रहती थी कि मैं इसकी तरह याद कर लूँ कि भाई वी समथिंग और ई समथिंग। अगर कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो उस स्पीशी के आगे मैं CE ही लगा के उसको पढ़ती थी, तो जितनी बार पढ़ती थी तो वो रिमेम्बरेंस में आता था। तो ये आप कर सकते हैं, फिर जो भी आपका फेवरेट या आपको रिलेटेबल जो चीज़ है, डुएबल चीज़ है, वो आप कर सकते हो। सो दिस इज़ अप टू यू। द नेक्स्ट न्यूज़ ईयर इज़ अबाउट द कदमत बीच एंड थुंडी बीच। ये हमने पॉइंट्स रिमेंबर में पढ़े थे कि ये दो बीचेस जो हैं इनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला था। एंड अगेन आई सेड कि मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं बताया था पॉइंट्स रिमेंबर में, बिकॉज ये एलैबोरेशंस यहाँ होने ही थे। सो ये इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और इफ़ यू रिमेंबर ये दोनों बीच कहाँ थे? सो दे आर इन लक्षद्वीप। आई होप आपको याद होगा। सो दे आर इन लक्षद्वीप। एंड इसके साथ ही टोटल 12 फ्लैग्स हो जाते हैं जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इस मैप में आपके 12 के 12 लोकेशंस दिए गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। सो द फर्स्ट इज़ कप्पड़ विच इज़ इन केरला, सेकेंड इज़ शिवराजपुर गुजरात, थर्ड इज़ घोघला विच इज़ इन दीव, फोर्थ इज़ कासरकोड कर्नाटका, फिफ्थ इज़ Padubidri Karnataka, so there are 2 in Karnataka. Then 7th is Golden in Odisha. 6th was Rushikonda in Andhra Pradesh. 7th is Golden in Odisha. 8th is Radhanagar Beach in Andaman and Nicobar Islands. 9th is Kovalam Beach in Tamil Nadu. 10th is Eden Beach in Puducherry. And the recent ones are Thundi Beach and Kadmat Beach in Lakshadweep. So there are 2 states, or I would say that 1 state and 1 UT जहाँ पे 2 beaches select किए गए हैं. One is Karnataka,
there are 2 beaches, and the second is Lakshadweep, that is the first UT to have the 2 beaches, right? All right, and rest of the states have 1 beach. सो व्हाट इज़ द ब्लू फ्लैग टैग? ब्लू फ्लैग टैग एक वॉलेंट्री टैग है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली और क्लीन बीचेस को दिया जाता है जिनकी जहाँ पर हाइजीनिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं. और ये देता कौन है? सो दिस इज़ बिन गिवन बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE. सो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इसको देता कौन है. सो FEE देता है. एक्सक्यूज़ मी. किस बेसिस पे दिया जाता है? तो ये हाइजीन फैसिलिटीज़ के बेसिस पे दिया जाता है. आपका बीच कितना क्लीन है उस बेसिस पे दिया जाता है. और इंडिया से टोटल 12 हो गए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया से टोटल 12 हो गए हैं और जो लेटेस्ट जुड़े हैं वो लक्षद्वीप से जुड़े हैं. क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड हो सकता है कि भाई गुजरात इज़ द ओनली स्टेट वेयर 2 बीचेस हैव बीन सर्टिफाइड एज द ब्लू फ्लैग. नो. सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स कि एक स्टेट है कर्नाटका और दूसरा एक UT है लक्षद्वीप जहाँ पे 2 हैं. बाकी गुजरात, दीव, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला एंड अंडमान निकोबार, यहाँ पे एक एक बीच जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड किए गए हैं. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन. अगेन हमने 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखे थे. नाउ दीज आर द 2 डिफरेंट स्टेट्स, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश. So it was held on December 8, 2022, and BJP has retained power in Gujarat, and Bhupendra Patel, he was sworn in as the 17th Chief Minister of Gujarat, and it is for a second time. तो इससे पहले भी पटेल जी थे और अभी दोबारा से उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया है, माफ़ कीजिएगा. एंड हिमाचल प्रदेश में सिंगल फेज़ में वोट हुआ था 12 नवंबर को. एंड हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पे जो पार्टी जीती थी वो INC जीती थी. और जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली है उसमें 68 मेंबर्स हैं, वेयर गुजरात की जो स्टेट असेंबली है उसमें 182 मेंबर्स हैं. तो आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात में कितने हैं. गुजरात में 182 हैं और हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 68 हैं. एंड श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के. द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन 2022. इट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कहीं से भी किसी भी फेज से क्वेश्चन आ सकता है. सो 21 जुलाई 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर होता है ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एंड शी बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अबाउट 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. So this election was 16th in number, but the president was 15th president. So it was won by श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि एक NDA की कैंडिडेट थी. जो रनर अप जो रहे या जो इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, ही वॉज फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, ही वॉज यशवंत सिन्हा जी, UPA कैंडिडेट. शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 15 जून से 22 जुलाई तक ये शेड्यूल रहा था. द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. यू माइट हैव ऑलरेडी हैव रेड दिस इन पॉलिटी. लेट्स वॉच इट अगेन. इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स. तो याद रखिएगा ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. Excuse me again. All the elected members of Rajya Sabha and the Lok Sabha MPs. So no nominated members would be there, and the elected members of Legislative Assembly. So आपको एक यहाँ पे कीवर्ड याद रखना है, that is elected. कहाँ कहाँ से elected होंगे? लोकसभा से, राज्यसभा से एंड स्टेट असेंबलीज से, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी बोल सकते हैं, ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच कंटेन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. आर्टिकल 55 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है दैट द इलेक्शन शेल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो भाई आर्टिकल भी आपको याद रखना है. आर्टिकल 55 क्लॉज 3 किस बेसिस पे इलेक्शंस हो रहे हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे हो रहे हैं बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन बाय अ सीक्रेट बैलेट. तो भाई सारे 4-5 क्वेश्चन इस लाइन में कवर हो जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल है, क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है और एक सीक्रेट बैलेट में ये दिए जाते हैं. और जीतने के लिए एक कैंडिडेट को 50% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट +1 ये जीतना पड़ता है. फाइन. सो 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, एंड इन्होंने रिप्लेस किया श्री M वेंकैया नायडू को, जिनका टर्म 10 अगस्त 2022 को खत्म हो गया था. एक्सक्यूज मी.
So the next news here is about CDS amended service rules of the Army, Navy and Air Force. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक गैजेट इशू किया, गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया, जो भी रेगुलेशंस हैं तीनों डिफेंस फोर्सेस के उनको अमेंड करने के लिए, विच इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ CDS. तो CDS को अपॉइंट करने के लिए कुछ नोटिफिकेशंस या कुछ अमेंडमेंट किए जाने थे. CDS की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि एक नई पोस्ट CDS की क्रिएट की जाएगी, एंड दिस अनाउंसमेंट वाज डन टू द नेशन ऑन 15th of August 2019. The Cabinet Committee on Security on 24 December 2019 took the decision to create a post of Chief of Defence Staff. So this was done in December 2019. The Chief of Defence Staff is the permanent chairman of the Chief of Staff Committee. एंड ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र की तरह काम करते हैं टू रक्षा मंत्री ऑन ऑल द ट्राई सर्विसेज. तो जितनी भी ट्राई सर्विसेज मैटर्स हैं, तीनों सर्विसेज के जो मैटर्स हैं, उसके लिए एक एडवाइज़र, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पे ये आपके डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ इनका इनपुट रहता है टू प्रोवाइड इम्पार्शियल एडवाइस टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, राइट. तो पहले क्या होता था कि तीनों जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके हेड्स इनसे मिलते थे. अभी उसके ऊपर एक पोस्ट क्रिएट की गई है, तो जो भी आपकी प्रपोजल्स हैं या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो CDS को बेसिकली कन्वे किए जाते हैं, और CDS इस लिहाज से रक्षा मंत्री के साथ बात करके उन पॉलिसीज़ को या उस तरीके के प्रोपेगेंडास को क्रिएट करते हैं. फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, he became the first CDS on 1st January 2020, but unfortunately he was martyred in a chopper crash on December 8th 2021. So key points here are changes in the eligibility criteria. अब यहाँ पे कुछ changes हुए हैं eligibility criteria में. बोला गया है कि an officer who is serving as the lieutenant governor, general or general, or an officer who has retired in the rank of lieutenant general or general but has not attained the age of 62 years on the date of his appointment can be appointment as the chief of the defense staff. तो भाई CDS कौन बन सकता है? या तो वो प्रेजेंट में अभी लेफ्टिनेंट जनरल हो या जनरल के तौर पे सर्व कर रहे हों, या फिर वो रिटायर हो गए हों और लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल की रैंक से रिटायर हुए हों, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 62 साल की एज कंप्लीट नहीं की हो, दैट इज़ द 62 ईयर्स उनके कंप्लीट नहीं हुए हों. सो एक एलिजिबिलिटी ये हो गई है. एंड एज लिमिट फॉर द CDS पोस्ट इज 65 ईयर्स विद नो फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड, अनलाइक फॉर द सर्विस चीफ विच इज़ द 3 ईयर्स ऑफ द टेन्योर और 62 ईयर्स ऑफ एज. तो CDS की जो पोस्ट है उसकी एज लिमिट 65 ईयर्स की गई है, और इसमें कोई भी फिक्स्ड टेन्योर अभी डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनका फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड है. नो, इट हैज़ बीन नॉट बीन डिफाइंड, अनलाइक फॉर द सर्विस चीफ. तो उनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का डिफाइंड होता है और 62 ईयर्स ऑफ एज हो सकती है. बट इस केस में एज तो बताई गई है बट आपका टेन्योर को डिफाइन नहीं किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन. फाइनल रिपोर्ट दी गई है डिलिमिटेशन की अभी. सो ऑन 5 मई 2022 जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी. डिलिमिटेशन कमीशन को हेड कर रही थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. ये एक रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए हैं इस फाइनल रिपोर्ट में कि जो टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं यूटी में वो 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाएंगी. इम्पॉर्टेंट अगेन, आजकल ट्रेंड हो गया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. सो यू शुड रिमेंबर, जहाँ जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं यू शुड रिमेंबर अबाउट द स्टेट्स. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, नॉर्थ ईस्ट के हमने 3 राज्य पढ़े थे, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय. तीनों में 60 थे. हिमाचल प्रदेश का भी हमने पढ़ा था, 68 थे. एंड गुजरात हमने देखा था, गुजरात में 182 मेंबर्स थे. फाइन. अब जो बात हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो टोटल नंबर असेंबली सीट्स की हैं यूटी में उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा. तो भाई इसको इंक्रीज़ कैसे किया जाएगा? अभी 83 हैं, 83 से 90 कर दिए जाएंगे. एंड आउट ऑफ द 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द रीजन, 43 जो हैं वो जम्मू रीजन का पार्ट होंगी और 47 जो हैं वो कश्मीर रीजन का पार्ट होंगे. सो अगर इसका भी बाइफर्केशन पूछा जाता है, सो दिस 43 वुड बी फॉर जम्मू एंड 47 would be for Kashmir.
The next news here is India's 33rd elephant reserve to come up in Uttar Pradesh. Very important again. 33rd elephant reserve कहाँ पर बनेगा या कहाँ पर आ रहा है? उत्तर प्रदेश में. सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने अपना नोट दे दिया है कि जो तराई एलिफेंट रिजर्व है वो 33वें नंबर का एलिफेंट रिजर्व बना दिया जाएगा, जो 3000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, एंड इन द दुधवा पीलीभीत रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. तो रीजन भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर है, दुधवा पीलीभीत रीजन. सो दिस तराई एलिफेंट रिजर्व जो है वो 4 वाइल्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करेगा: टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प टियर एंड 1 हॉर्न राइनोसिरस. तो अपने पूरे लैंडस्केप में ये 4 वाइल्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करके रख सकता है: टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प टियर एंड 1 हॉर्न राइनोसिरस. प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 1992 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है 1992 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर. तो एलिफेंट्स को बचाने के काम अभी बहुत सारे स्टेट्स इसमें आगे आ रहे हैं. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हनी बीज या इसके माध्यम से प्रोटेक्ट करेंगे. सो कॉरिडोर्स में इनके किलिंग के बहुत सारे, या किलिंग दैट इज़ नॉट इंटेंशनल किलिंग बट एक्सीडेंट स्वरूप में इनके बहुत सारी डेथ की न्यूज़ देखने को आ रही है. सो इन ऑर्डर टू रिवर्ट दिस, कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा, और उसी की तरफ एक कदम ये भी है कि एलिफेंट रिजर्व एक नया बन के आ रहा है यूपी में. साथ ही साथ कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं. तो द इफ स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड कि इसमें सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, सो कर्नाटका, देन आसाम एंड देन केरला. सो एलिफेंट सेंसस 2017 के हिसाब से ये 3 राज्य जो हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स पाए जाते हैं. तो यहाँ हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट किया है अबाउट द नेशनल न्यूज़. नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के साथ स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको ये सीरीज़ समझ आ रही है, पसंद आ रही है. आपके कोई भी सजेशंस, अगेन आई सेड वेलकम है. यू कुड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड जो भी इसमें इनिशिएटिव में आपको कमी लग रही है वो भी आप इसमें बता सकते हैं. सो कीप योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच. टेक केयर.